गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, डेट है आज की 22 जून 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो टॉपिक दोस्तों हम डिस्कस करेंगे वो है एमएसपी के रिगार्डिंग, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैबिनेट के द्वारा 14 खरीफ क्रॉप्स के लिए ना एमएसपी हाइक कर दिया गया है, यानी कि एमएसपी बढ़ा दिया गया है। तो वैसे तो देखो हम स्टैटिक के अंदर एमएसपी पढ़ते ही हैं, तो थोड़ा सा इसको अब हम यहाँ पर करंट में भी डिस्कस कर ही लेते हैं। दोस्तों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसा कि नाम में ही मेंशन्ड है कि कम से कम हम इतना दाम तो मिलेगा ही मिलेगा एक किसान को, राइट। तो होता क्या है ना, बिफोर द सोइंग सीजन, यानी कि कोई फसल को सो करने से पहले, जो सरकार ने फसलों के नाम बताए हुए हैं उनके सो करने से पहले सरकार ये बोल देती है कि भैया आप ये फसल लगाओ, आपको कम से कम इतना दाम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यानी कि ना हमारे किसान फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइस उनको मिल पाए उनकी क्रॉप्स के लिए। इतनी जो मेहनत करते हैं हमारे किसान भाई, उनको इससे कम से कम इतना दाम तो मिले ही मिले, उसके लिए सरकार के द्वारा ये पॉलिसी अडॉप्ट करी जाती है एमएसपी। अब आप एक चीज जानते होंगे कि देखो एमएसपी के रिगार्डिंग पीछे कोई कानून नहीं है, कोई लीगल बैकिंग नहीं है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड काफी बार हमारे किसानों का एक जो प्रदर्शन हुआ है उसके पीछे एक कारण ये भी रहता है कि वो चाहते हैं कि इसके लिए लीगल बैकिंग दी जाए, पर आज के समय कोई लीगल बैकिंग इसकी नहीं है। तो सरकार देती क्यों है एमएसपी? ताकि हमारे किसानों को मदद करी जा पाए। ऐसा ना हो कि अचानक से ही दाम के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट आ गई। कई बार होता है कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, एंड अगर ये इस तरह से डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ऑपरेट करने लग गया और किसी की सप्लाई मान लो किसी फसल की बहुत ज्यादा होगी, तो उस केस में किसानों को अपनी फसलों का मूल्य मिल ही नहीं पाएगा। एंड इसी चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए भारतीय किसान को एमएसपी दिया जाता है। तो एक तरह की गारंटी हो जाती है, राइट। एंड आप नोटिस करोगे कि जो एमएसपी हमारे यहाँ पे रिकमेंड करता है दैट इज बाय सीएसीपी, यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। दरअसल में हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है ना, उसके अंतर्गत आपको एक कमीशन देखने को मिलता है सीएसीपी। ये रिकमेंड करता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि रिकमेंडेशन इसके द्वारा दिया जाता है। फिर ये जो रिकमेंडेशन होती हैं ये जाती हैं सीसीईए के पास, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के पास। वो फिर आखिरी फैसला लेती है कि हाँ भाई एमएसपी कितना होना चाहिए एंड कितना नहीं। तो यानी कि आखिरी अप्रूवल जो आता है वो सीसीईए से आता है और रिकमेंडेशन होती है वो सीएसीपी के द्वारा करी जाती है। अब एक्चुअल में सीएसीपी ना तरह तरह की अलग अलग प्रोडक्शन कॉस्ट को रिकमेंड करता है, या रेदर आई शुड से कि यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट में अलग अलग चीजें होती हैं। रिकमेंड तो मैं बताऊंगा क्या करता है। तो एक चीज होती है ए टू। ए टू का अर्थ होता है एक्चुअल कॉस्ट। तो यानी कि जो खर्चे कहीं ना कहीं डायरेक्टली फार्मर्स के द्वारा कैश में खर्च किए गए या काइंड में खर्च किए गए, फॉर एग्जाम्पल बीज के ऊपर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हायर्ड लेबर, लीज्ड लैंड हो गया, फ्यूल इरिगेशन, ये सब जो खर्चे होते हैं ना ये आते हैं आपके ए टू एक्चुअल कॉस्ट के अंदर। कई बार इसके अंदर ए टू में हम फैमिली लेबर जो होती है ना, जो अनपेड फैमिली लेबर है, उसको भी ऐड कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम ए टू प्लस एफ एल। फिर एक आता है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, जिसको हम सी टू के नाम से जाते हैं। इसके अंदर और भी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसान के पास अपनी खुद की जमीन है, अब वो खुद की जमीन तो है, पर अगर मान लो उसने वो जमीन किसी और को दे दी होती, उससे उसने रेंट कमाया होता, उसके फिक्स कैपिटल एसेट लगे हुए हैं, उसको वो इंटरेस्ट मिलता होता। पर ये सब तो नहीं मिल रहा ना, क्योंकि उसने वो सारा काम तो खुद यूज कर लिया, जमीन को उसने खुद के लिए यूज कर लिया। तो ये चीजें भी तो उसको मिल सकती थी पर उसको मिली नहीं। तो यानी कि जब इसको भी हम इंक्लूड कर देते हैं तो अपने आप वो कॉस्ट अपने आप में बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो भी कॉस्ट होती है ना उसका कम से कम 1.5 गुना तो उनको मिलना ही चाहिए। तो अगर मान लो हम एक्चुअल कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे, उसको बोलेंगे 1.5 A2। अगर उसमें फैमिली लेबर इंक्लूड होगी तो उसको बोलेंगे 1.5 टाइम्स A2 प्लस एफ एल। एंड अगर कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूड करेंगे तो उसको बोलेंगे 1.5 टाइम्स C2। अब देखो जो सरकार होती है ना वो जनरली जो आपका मिलता है वो इस रेट पे मिलता है, 1.5 टाइम्स A2 प्लस एफ एल का। हालांकि किसानों की डिमांड ये रहती है, बट सरकार कोशिश जरूर करती है, बट नॉर्मली जो देखा गया ना प्रैक्टिकल साइंस में, वो आपको 1.5 टाइम्स A2 प्लस एफ एल ही देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो सीपी कंसिडर जनरली दोनों करती है, पर रिकमेंड जनरली A2 प्लस एफ एल वाली चीज को ही किया जाता है। C2 कॉस्ट जो होती है वो सीएसीपी के द्वारा यूज करी जाती है एज एन बेंचमार्क अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ताकि चेक किया जा पाए कि एमएसपी जो वो रिकमेंड कर रही हैं वो कम से कम इन कॉस्ट को तो कवर कर ही दे इन द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो ये पॉइंट्स थे एमएसपी के रिगार्डिंग। आई होप ये मुद्दा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, अगला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका एनएफआईईएस के बारे में। सर ये क्या मुद्दा है? देखो आप लोगों ने सीआईडी देखा होगा, नहीं देखा? अरे सीआईडी में डॉक्टर सोलंके भूल गए, राइट। अब
जो आप सीआईडी देखते थे तो डॉक्टर सालुंके का काम क्या होता था सर? वो काम होता था फॉरेंसिक का। ठीक है, कहीं पे कुछ क्राइम वगैरह हो गया, फिर वो देखते थे अच्छा भैया फिंगरप्रिंट किसके हैं, या और बायोमेट्रिक्स वगैरह और चीजें देखा करते थे। ऑल दोस थिंग्स, मतलब इसको बोलते हैं हम फोरेंसिक के बारे में जानकारी करना, ताकि हम कहीं ना कहीं अपने जो अपराधी होता है, जिसने गुनाह किया है, जिसने खून किया है, उस तक हम पहुंच पाए। ठीक बात है। अब आपने नोटिस किया होगा कि हमारे जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं ना, इनमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। एंड इनमें एक चीज मेंशन करी गई है कि अगर मान लो कोई भी ऐसा जुर्म है जिसकी सजा 7 साल या 7 साल के ज्यादा की है, वहां पर कंपल्सरी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होना ही होना है। यानी कि 7 साल से ऊपर जो भी कोई जुर्म हुआ है ना, उसके रिगार्डिंग पक्का ही पक्का उसका इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो फोरेंसिक होना ही पड़ेगा। अब अगर आप मुझे बताओ, अगर इतने सारे जुर्म हो रहे हैं एंड हमने कंपल्सरी कर दिया कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होगा ही, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे पास जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल। हमारी जो फोरेंसिक लेबोरेटरीज हैं वो ज्यादा होनी चाहिए। पर यहाँ पर दिक्कत पता क्या है? हमारे पास जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सालूम के, वो बहुत कम है। हमारे पास लेबोरेटरीज जो है ऑलरेडी वहां पे बहुत लंबा लंबा बैकलॉग चला आ रहा है। तो ये सब जो इश्यूज हैं, मैन पावर की हमारे पास शॉर्टेज है, इनको हमें टैकल करना जरूरी हो चुका है। सही बात है। अब इसको टैकल करने के लिए ना, हमारी यूनियन कैबिनेट ने एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम को अप्रूव कर दिया है। क्या नाम है सर इस स्कीम का? इस स्कीम का नाम है NFIES, यानी कि नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट स्कीम। देखो, पांचों वर्ड आप समझ गए होंगे। फोरेंसिक मैंने आपको मीनिंग बता दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डेवलप करना है, जो लेबोरेटरीज होती हैं, जो आपकी मैन पावर की शॉर्टेज है, उनको हमें टैकल करना है, उसी को एनहेंस करना है। यही बात ये स्कीम कर रही है। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सारा का सारा पैसा आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। इसके माध्यम से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो आपका दिल्ली कैंपस है नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का, उसको इंक्रीज किया जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम जो हमारी CFSL है, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, उसको एक्सपेंड किया जाएगा, उसके नेटवर्क को। एंड साथ ही साथ नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बहुत सारे एडिशनल कैंपस को एस्टैब्लिश किया जाएगा। एंड इसके लिए टोटल जो पैसा दिया जा रहा है वो लगभग 2250 करोड़ के आसपास दिया जा रहा है, 2024-25 से लेकर 2028-29 तक। तो आई होप ये जो नई स्कीम आई है ना, NFIES, इसको आप यहाँ पे समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, स्टेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इसको हम शॉर्ट में STSS के नाम से जान सकते हैं। देखो, दरअसल में ना, ये जो आपके सामने STSS की हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। दरअसल में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है काफी रेयर है। ये कॉज होता है एक बैक्टीरिया से, दैट इज ग्रुप A स्टेप्टोकॉकस बैक्टीरिया के द्वारा। अभी हम इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जापान के अंदर ना लगभग 1000 केसेस यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं STSS के। अब ये जो बैक्टीरिया है ना, अपने आप में बहुत ही खतरनाक सा बैक्टीरिया है। क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ना, ये फ्लैश खाता है, आपके टिश्यूज के अंदर एंटर कर जाता है, एंड टिश्यूज को फिर खाने लग जाता है, आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर जाएगा। अब जब आपकी बॉडी में टिश्यूज को खाएगा, ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा, उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स होता है। जो रिस्पॉन्स होता है वो कई बार बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो तो थोड़ा बुखार होना, थोड़ा ठंडी लगना, थोड़ा मसल दर्द होना, ये सब होते हैं। राइट। तो इसको जो ट्रीट करने का तरीका या इसको प्रिवेंट करने का तरीका वो यही है कि आप एक अच्छा हाइजीन मेंटेन करें, अपने हाथों को समय समय पे धोते रहें, अपने माउथ को कवर करें जब आप छींक रहे हों, जब आप खांस रहे हों, उस समय के ऊपर। नॉर्मली ये एक इंसान से दूसरे इंसान स्प्रेड नहीं होता, बट कुछ एक केसेस देखे भी गए हैं जहां पर ये चीज होती है। तो यानी कि अगर आपसे वो कहे ना कि देर इज नो सच केस, तो वो वाली स्टेटमेंट गलत है। हाँ, रेयर जरूर होता है, बहुत कम होता है, पर कुछ एक केसेस हमें यहाँ पे देखने को मिल भी जाते हैं। कुछ केसेस में क्या होता है, जो लेस सिवियर इन्फेक्शन होते हैं वो कई बार बढ़ते बढ़ते आपके STSS बन जाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इसको ट्रीट करने का जो तरीका है, प्रिवेंट तो समझ गए, जो ट्रीट करने का तरीका है, वहां पर आप स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स को यूज करते हो, ताकि ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वहां का जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, ये जो बैक्टीरिया की मैंने बात करी थी, उसको हम यहाँ पे किल कर पाए। प्लस एट द सेम टाइम पेशेंट्स को फ्लूइड्स वगैरह भी दिए जाते हैं, ताकि उनका BP जो है वो स्टेबलाइज हो पाए। एट द सेम टाइम कुछ केसेस में सर्जरी की भी जरूरत होती है, ताकि जो आपका इन्फेक्टेड टिश्यू है हम यहाँ पे उसको रिमूव कर पाए, एंड आगे जो आने वाली प्रॉब्लम्स है उसको हम टैकल कर पाए। आई होप ये जो STSS था, ये चीज आप समझ गए होंगे। अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज रिजॉल्व तिब्बत एक्ट। देखो, तिब्बत की हिस्ट्री आपको पता होगी। आप जानते होंगे किस तरह से चाइना के द्वारा तिब्बत को यहाँ पे इलीगली यहाँ पे कब्जा लिया गया था। अब देखो, जो चाइना है ना, वैसे तो को चाइना आप जानते हो सबके साथ ही कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता है। राइट। अब चाइना बहुत सारी ना डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, या मिस इन्फॉर्मेशन कह रहे हो, डिस इन्फॉर्मेशन, जो भी आप कहना चाहते हो। वो कहीं ना कहीं ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि भैया जो तिब्बत की हिस्ट्री थी वो कुछ अलग ही थी, जो तिब्बत था वो हमेशा से ही चाइना का पार्ट था। पर हमें तो पता है ना यार कि ये बात तो झूठी है। ऐसा थोड़ी था कि तिब्बत चाइना का पार्ट रहा है, नहीं। तिब्बत को
जबरदस्ती हथिया लिया गया। तो बहुत सारे चाइना के इस तरह के क्लेम्स होते हैं कि तिब्बत हमेशा से ही चाइना का पार्ट रहा है। तो यहाँ पर ना जो यूएसए है, यूएसए इस तरह की जो मिस इन्फॉर्मेशन चाइना फैला रहा है ना, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। यूएसए ने जो कांग्रेस है, वहां की यूएस कांग्रेस, बेसिकली जो वहां की संसद है, एक तरह से आप ऐसा कह सकते हो, उनके द्वारा एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम है रिजॉल्व तिब्बत एक्ट, या जिसको आप कह सकते हो प्रमोटिंग अ रेजोल्यूशन टू तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट। इस एक्ट के अंदर ये बोला गया है कि भाई जो चाइना है ना, उसको दलाई लामा जी या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बातचीत करनी चाहिए, एंड इस बातचीत के माध्यम से एक रेजोल्यूशन के ऊपर पहुंचना चाहिए, ताकि जो भी डिफरेंसेस है उनको यहाँ पे टैकल किया जा पाए। बल्कि चाइना कर उल्टा रहा है, वो कह रहा है नहीं भाई तिब्बत हमेरा ही रहा है हमेशा से। ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला कि देखो, तिब्बत के जो लोग हैं ना, उनका पास हक है। हक किस चीज का? सेल्फ डिटर्मिनेशन का। उनके पास राइट्स है, ह्यूमन राइट्स। क्योंकि यहाँ पे ना इंटरनेशनल कॉवेनेंट ICCPR, जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, एंड इसके साथ ही इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट, ये सारी चीजें बोलती हैं कि इंसानों के पास, लोगों के पास ये हक होना चाहिए उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड एट द सेम टाइम उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन का। पर कहीं ना कहीं तिब्बत को जब जबरदस्ती इस तरह से कब्जा लिया गया, तो ये जो हक थे ना, उनके जो राइट्स थे, उनका यहाँ पे हनन हुआ है, ऐसा यहाँ पे यूएस के द्वारा कहना है। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से वो चाहते हैं कि जो भी तिब्बत की सोसाइटी है, जो उनकी मल्टी फेसेटेड सोसाइटी है, उनका जो डिस्टिंक्ट कल्चर है, डिस्टिंक्ट हिस्ट्री है, रिलीजियस आइडेंटिटी है, अपनी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, वो एक तरह से प्रोटेक्ट रही जा पाए। तो इसके माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से वो चाहते हैं कि जो तिब्बतन ऑटोनमस रीजन है, उसके जो एग्जैक्ट जोग्राफिकल एरियाज हैं, वो सब चीजें भी यहाँ पे डिफाइन करी जा पाए। तो आई होप ये जो रिजॉल्व तिब्बत एक्ट आजकल न्यूज में काफी ज्यादा चल रहा है, इसका आपको एक आइडिया मिल गया होगा। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था जून 21 के बारे में, ठीक है ना, थोड़ा सा डिस्कशन भी हुआ था योग के बारे में। तो पहले एक काम करते, थोड़ा योग के बारे में और पढ़ लेते हैं, फिर अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे उनको हम टैकल करने की कोशिश करेंगे। देखो, प्रधानमंत्री जी के द्वारा लीड किया गया, ठीक है ना, 10th इंटरनेशनल योगा डे को। अब यहाँ पर इस बार की जो थीम थी, दैट इज योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योग का अर्थ ही क्या होता है? योग का अर्थ होता है यूनियन। ठीक है, किसका? सर, हमारी बॉडी और माइंड का। ठीक है ना। जब हमारा शरीर और हमारा जो मन है वो एक तरह से मिल जाता है, वो ज्वाइन हो जाते हैं, उसी को योग कहा जाता है। तो ये जो योग वर्ड है, ये संस्कृत से एक तरह से डिराइव हुआ है। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में अगर हम चलें, तो हमें देखने को मिलता है कि 2014 के अंदर दिसंबर 11 को यूएन के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास किया गया था ड्यूरिंग द 69 सेशन ऑफ जनरल असेंबली, जहां पर बोला गया था कि 21 जून को हम इंटरनेशनल डे ऑफ योग के रूप में बनाएंगे। देखो, हमेशा से ही डेफिनेटली भारत का बहुत बड़ा गिफ्ट रहा है पूरी दुनिया को योग, पर 2014 में यहाँ पे यूएन ने इसको रिकॉग्नाइज भी किया। फिर उसके अगले साल यानी कि 2015 में दिल्ली के राजपथ के अंदर, राइट, यहाँ पर योग, पहले योग दिवस मनाया गया, जहां पर लगभग 35,985 लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। इसके साथ में अगर मैं बात करूं, तो योग के बहुत सारे बेनिफिट्स दुनिया भर में पहुंचाए जाते हैं। योग डे के अंदर आपकी जो प्रैक्टिस है वो कैसे इंसान को बदल सकती है, वो हमें देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही ना, आप लोग आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी योग के बारे में पढ़ते होंगे। ठीक है, दरअसल में ना, यहाँ पर हम पढ़ते हैं 6 डॉक्ट्रिन्स ऑफ सैल्वेशन इन हिंदुज्म। उसमें आपने बात करी होगी न्याय और विशेषिका की। इसके अलावा उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, जिनको हम मीमांसा और वेदांत के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ ही आप सांख्या के बारे में पढ़ते होंगे। और जो छठा होता है ना, वो आपका दरअसल में योग ही होता है। पतंजलि के बारे में आप पढ़ते हो ना आर्ट एंड कल्चर के अंदर, तो वहां पर आप योग के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो भारत के अंदर इसका ओरिजिनेशन हमें देखने को मिला। ये एक फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको देखने को मिल जाती है। इसके अंदर, जैसे मैं पतंजलि की बात कर रहा था, प्लस एट द सेम टाइम बहुत सारी आपको रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी आपको देखने को मिल जाएंगी। जो इनको प्रैक्टिस करता है उसको हम योगी के नाम से जानते हैं। प्लस एट द सेम टाइम मेडिवल पीरियड के अंदर भी बहुत सारे तांत्रिक स्कूल्स थे जिन्होंने योग की टेक्निक्स को अपनाया। इसके साथ ही योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि अपने आप को डिस्कवर करने का एक तरीका है। तो बहुत सारी सपोर्ट WHO के द्वारा प्रोवाइड करी गई है, एंड जो उनका प्लान है, ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर फिजिकल एक्टिविटी फ्रॉम 2018 टू 2030, उसके अंदर भी योग को इंक्लूड किया गया है। बाकी देखो, भारत की तरफ से बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे योग ऐप हो गया, फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर योग का पार्ट बनाया गया है। इसी तरह से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के लिए नई वेबसाइट है, वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज चलते हैं योग के अंदर। तो ये सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स के माध्यम से कोशिश यही है कि लोगों के अंदर एक, हम इस चीज को, इसकी आदत और डाली जा सके। स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो लोगों को अंदर होता है, उसको हम कम कर पाए, लोगों की फिजिकल फिटनेस इंप्रूव हो। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब देखो, मैंने आपको ना इसके रिगार्डिंग ना क्वेश्चन दिए थे। कल एक क्वेश्चन करवाया भी था, एंड आज मतलब कल 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के तौर पे दिए थे। एंड इनफैक्ट ना, ये वाला मैंने पहली बार नहीं दिए, मैंने आपसे ना इस बार के प्रीलिम से पहले भी ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए थे। एंड अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से करे होते, तो आपसे 2024 में जो क्वेश्चन आया ना, वो बड़े आराम से हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बात करता हूँ कि 21 जून को,
तो 21 जून की अगर थोड़ी सिचुएशन हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो आप ये देख पाओगे सर 21 जून को तो क्या होता है सर, समर सॉल्स्टिस होता है, जो कि आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे लंबा दिन भी हम कह सकते हैं। तो एक्चुअल में जो सन की पोजीशन होती है, अब थोड़ा आपको आइडिया लगना चाहिए कि यार हाँ, 21 मार्च में हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, 23 सितंबर को आपका ऑटम इक्विनॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। एंड उसी तरह से 22 दिसंबर को हम विंटर सॉल्स्टिस के रूप में मनाते हैं। तो होता क्या है ना, जब हमारा 21 जून आता है तो कहीं ना कहीं जो आपके सन की रेज है वो डायरेक्टली कहाँ फॉल करती हैं, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। कुछ ऐसी सिचुएशन आप समझ सकते हो, ये इक्वेटर हो गया, यहाँ पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, एंड यहाँ पर आपका आर्कटिक सर्कल आपको देखने को मिलता है। तो जो सन की रेज है वो डायरेक्टली यहाँ पे आपकी होती है, कब? 21 जून वाली तारीख के ऊपर। फिर जब आपका मार्च में हो गया, या आपका कह लो आप सितंबर हो गया, वहां पर वो इक्वेटर पे होती हैं। और जब हम बात करते हैं आपके 22 दिसंबर की, तो आपको सदर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वहां वो देखने को मिल जाएंगी। तो ये क्वेश्चन का तो आंसर बहुत ही सिंपल था कि 21 जून को जो जो सन होता है इट डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल। बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर आपने बेसिक पढ़ा होता तो आपको ये चीज पता होती। इसके साथ में अगर मैं बात करूं यूपीएससी का 2024 का क्वेश्चन आया, ये भी बिल्कुल सेम ही कॉन्सेप्ट के ऊपर आया है। यहाँ पर भी वही पूछ रहा है कि भाई कौन से ऐसे एरिया जहां पे 12 घंटे ज्यादा से सनलाइट यहाँ पे एक्सपीरियंस करता है। तो देखो बिल्कुल मतलब सिमिलर पैटर्न के ऊपर यूपीएससी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कहने का मेरा अर्थ ये है, कल भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था। तो अगर आप पीवाई क्यूज को, मतलब मेरी तो कोशिश रहती है कि आपको इवन प्रीलिम बूस्टर के अंदर भी करवा दूं, बट अदरवाइज भी अगर आपने नॉर्मली भी आपने पीवाई क्यूज करे होते ना, तो कुछ एक क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो सेम तो नहीं बोलूंगा बट सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो अगर आप हम सिमिलर कॉन्सेप्ट को अगर हम करते जाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं हम अच्छे से अपने एग्जाम को टैकल कर सकते हैं, राइट। बाकी देखो आज का आपका होमवर्क रहेगा ये 3 स्टेटमेंट्स, इनका आंसर मुझे आप डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। फिर अकॉर्डिंगली मंडे को हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, ईटीआई एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, आप जानते होंगे कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो पहला सर स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। डीप ओशन मिशन बिल्कुल आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा ही इंप्लीमेंट किया जाता है। उसके अलावा मैं बात करूं मत्स्य 6000 की, तो भाई ये रैमजेट वगैरह कुछ नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर ही हमारा डीप ओशन ह्यूमन सबमर्सिबल है, जो कि ओशन बेड की डेप्थ तक जाता है 6000 मीटर तक। तो तीसरा सर इनकरेक्ट हो जाएगा। बात करें कृषि सखी की, तो डेफिनेटली जो आपके रूरल महिलाएं हैं उनके स्किल्स इंप्रूव करेगा, और साथ ही साथ ना एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो हेल्प करेंगे। तो फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। एमएसपी मैंने आपको बता ही दिया, ये आपके सीएसीपी के रिकमेंडेशन के ऊपर वर्क होता है एंड अप्रूव किया जाता है बाय सीसीईए। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आखिरी भी आपका करेक्ट है। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली आईएएस ऑफिशियल जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।